राजभवन में राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। राजभवन में प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। राजभवन में अकबरुद्दीन के साथ सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस और विपक्षी दलों के विधायक शामिल हुए। शपथ लेने के बाद राज्यपाल और सीएम रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन को बधाई दी। सीएम रेवंत रेड्डी के मंत्रिमंडल में मंत्रियों को आखिरकार विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। रेवंत के साथ 11 मंत्रियों ने शपथ ली। 3 दिनों से विभाग का बंटवारा नहीं होने के कारण अब तक किसी मंत्री ने कार्यभार नहीं संभाला है। इस संबंध में दिल्ली गए सीएम रेवंत ने आज सुबह मंत्रियों को विभाग आवंटित करने की घोषणा जारी की। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का को प्रमुख वित्त विभाग सौंपा गया है, जबकि श्रीधर बाबू को आईटी और उद्योग विभाग आवंटित किया गया है। एक अन्य वरिष्ठ नेता उत्तम कुमार रेड्डी को सिंचाई विभाग सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने गृह, नगर निगम, एससी और एसटी कल्याण विभाग अपने पास रखा है। हैदराबाद के गांधी भवन में सोनिया गांधी का जन्मदिन समारोह भव्य रूप से मनाया गया। मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार गांधी भवन आए रेवंत रेड्डी, मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सोनिया के 78वें जन्मदिन पर कांग्रेस नेताओं ने 78 किलो का केक काटा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीएच, तेलंगाना कांग्रेस मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने केक काटा और रेवंत रेड्डी सहित अन्य नेताओं को खिलाया। इस कार्यक्रम में कई दिलचस्प नजारे देखने को मिले। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को वरिष्ठ नेता वीएच ने गर्मजोशी से गले लगाया। सोनिया गांधी को उनके 78वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने वाले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि वीएच को सोनिया गांधी के जन्मदिन का केक काटने का अधिकार और हक है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की घोषणा सोनिया के जन्मदिन पर हुई। रेवंत ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने वादे के मुताबिक तेलंगाना दिया। सोनिया गांधी तेलंगाना की सच्ची मां है, जिन्होंने तेलंगाना दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं के बलिदान और कठिनाई के कारण ही तेलंगाना में सत्ता में आए हैं। तेलंगाना विधानसभा की बैठकें शुरू हो गई है। एमआईएम के चंद्रायन गुट्टा विधायक अकबरुद्दीन ने प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाई। उन्होंने विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। पहले सीएम रेवंत रेड्डी और फिर डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने शपथ ली। इसके बाद विधायकों ने शपथ ली। बैठक में 109 विधायक शामिल हुए। पहली बार सभी दलों से 51 विधायक विधानसभा में पहुंचे। शपथ ग्रहण के बाद गड्डम प्रसाद कुमार को स्पीकर मनोनीत किया जाएगा। आज बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की बैठकों का बहिष्कार किया। नियमित स्पीकर के चुनाव के बाद ही बीजेपी विधायक शपथ दिलाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंत्रियों के साथ आरटीसी बस में यात्रा की। रेवंत रेड्डी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले दी गई 6 गारंटी में से 2 योजनाओं को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। तेलंगाना सरकार ने राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने मंत्रियों के साथ आरटीसी बस में यात्रा की। कांग्रेस फॉर तेलंगाना के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि महालक्ष्मी योजना के तहत आरटीसी बस में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने की योजना शुरू हो गई है। रेवंत रेड्डी और अन्य मंत्री बस में सफर के दौरान लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े। भारी काफिले के साथ बसें आगे बढ़ी। वित्त विभाग आवंटन के बाद पहली बार डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का और मल्लू रवि सचिवालय आए। इस मौके पर अधिकारियों ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने वित्त विभाग कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस कार्यक्रम में वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव, सचिव टी के श्रीदेवी, संयुक्त सचिव कृष्णा भास्कर, के हरिता, अतिरिक्त सचिव आर रवि और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अंबरपेट कांग्रेस विधायक रोहिन रेड्डी ने कहा कि जब रेवंत रेड्डी सीएम बने तो पूर्व सांसद हनुमंत राव के शब्दों के अनुसार प्रगति भवन का नाम बदलकर ज्योतिराव फुले प्रजा भवन कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने याद दिलाया कि रेवंत ने अपना वादा निभाया जब उन्होंने कहा कि वह तेलंगाना जीतेंगे और सोनिया गांधी को जन्मदिन के तोहफे के रूप में देंगे। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के दूसरे दिन उन्होंने तेलंगाना में सत्ता में आने पर 6 गारंटी लागू करने का वादा किया और 2 गारंटी लागू की। कहा कि अब राज्य की सभी महिलाएं आरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती है। बाद में जीएचएसएमसी स्टाफ और आशा कार्यकर्ताओं को उपहार दिए गए। डॉक्टरों की निगरानी में अत्यधिक कठिनाई से चलने की कोशिश कर रहे हैं पूर्व सीएम केसीआर। फार्म हाउस में फिसल गए थे केसीआर। उनका ऑपरेशन करने वाले यशोदा अस्पताल के डॉक्टर वॉकर के सहारे उन्हें चलने का अभ्यास करा रहे हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस नेता कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव के कूल्हे की हड्डी टूटने की खबर है। एर्रावली के फार्म हाउस के बाथरूम में वह गलती से फिसल गए। इस हादसे में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई। स्टील की प्लेट लगाई गई है। दूसरी ओर केसीआर वॉकर के सहारे चलने की कोशिश करते दिख रहे हैं। डॉक्टर उनके चलने फिरने पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। మనం విల్ గో ఇట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాం లేకుంటే వెనక టర్న్ కావాలంటే ఎక్కడ కూడా టర్న్ కావాలి
कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त परिवहन गारंटी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा परिसर में इसकी शुरुआत की। टीपीसीसी प्रवक्ता कलवा सुजाता से बातचीत में कहा कि आरटीसी में महिलाओं का मुफ्त परिवहन महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारे राजनीतिक ब्यूरो श्रीनिवास ने सुजाता से सीधी बातचीत सुनी है। जिनकी कमाई उनकी है, जिनका खर्चा उनका है। अंत में ऐसे लोग भी हैं जो बची हुई राशि में से कुछ धर्मार्थ संगठनों, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों को दान करना चाहते हैं। अच्छा विचार है। सामाजिक प्राणी के रूप में एक जिम्मेदारी भी है। उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी जानी चाहिए। दान और अनाथालयों को दान देना, सबसे पहले ये बातें जानना जरूरी है। उदारता एक सशक्त सकारात्मक भावना है। साझा करने का आनंद अवर्णनीय है। इससे हमें अपने जीवन में सार्थकता का एहसास होता है। यह अमीरों की भी जिम्मेदारी है कि वे वंचितों के साथ साझा करें। आर्थिक मनोवैज्ञानिक परोपकार को मानव निवेशन के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे शेयर बाजार में निवेशन लंबे समय में हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ाता है, वहीं दान सेवा खुशी सूचकांक में हमारे ग्राफ को ऊपरी ले जाता है। वहीं वारेंट बफेट कहते हैं, वहीं अनाथालय को दान देना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन जब हमने समाज के लिए जो पैसे आवंटित किए हैं वो उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इनकी ज़रूरत है। इसलिए संगठनों और व्यक्तियों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ये जानना होगा कौन किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। दैनिक समाचार पत्रकारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया पे अभियान, लगातार शुभकामना संदेश, चौराहों के पास बांटे गए पर्चे, मदद मांगना और समर्थन की अपील करना किसी न किसी रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि देश में 30 लाख से अधिक एनजीओ गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप में विकलांगों के लिए, पर्यावरण के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए ऐसे कई संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं परोपकार का मुख्य उद्देश्य आत्मभोग है। जब हम किसी अच्छे काम के लिए धन आवंटित करते हैं जो हमें पसंद है और हमारे जीवन से जुड़ा है तो वह संतुष्टि दोगुनी हो जाती है। इसलिए न केवल उपयुक्त एनजीओ बल्कि उस संगठन की गतिविधियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पुरस्कार, बैलेंस शीट, पत्रकारों में लेख, सब ऊंचाई पर अंत आप जो देखते हैं वही सत्य है। पसंद आए तो लाइक करें। इसलिए एक बार जब आप एक ऐसी एनजीओ चुन लें जो आपके दिल के करीब हो तो उस पर परिसर में जाएं और बच्चे, अनाथों और निराश्रितों से बात करें। उसी क्षेत्र में काम करने वाली अन्य कंपनियों पर जाएं। सोचिए कौन सा संगठन जीवन को अधिक प्रभावित कर रहा है, कौन सा संगठन जीवन बदलने की ताकत रखता है। आपकी मेहनत का सदुपयोग किसके हाथों में होगा। कुछ संगठन एक समाचार पत्र भी देखते हैं जिसमें बताया जाता है पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं और किसकी मदद की जा रही है। ऐसी जानकारी से उस पर एनजीओ पर हमारा भरोसा बढ़ जाता है और रिश्तेदारों को भी सिफारिश करेंगे। ऐसे लोग हैं जो निवेशन सिद्धांतों का परोपकार से जोड़ते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि सिस्टमैटिक इवेंटमेंट प्लान और में डाली जाती है और जब लंबे समय में एक बड़ी राशि दान की जाती है, इससे और पैसे जुड़ेंगे और भी जिंदगियां बेहतर होगी। अगर आपको हर महीने याद रखना और भुगतान करना मुश्किल लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से हर महीने एक निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि किसी भी एनजीओ के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है। एक तरीका ये भी है कि चुनी गई कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और क्यूआर कोड का स्कैन करें। भले ही हम सीधे पैसे ना दें, हम उन एनजीओ के लिए अपने
पेशेवर कौशल का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गैर वित्तीय सेवा है। हमने जो चित्र बनाए हैं, जो किताबों में हमने लिखी है, जो मूर्तियां हमने बनाई है, यदि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो तो फसल का एक हिस्सा गरीबों में वितरित किया जा सकता है। मन के कई तरीके हैं, किसी भी तरह से उदारता एक महान गुण है। दान के माध्यम से आयकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G के मुताबिक 50 से 100% तक टैक्स राहत मिलती है, लेकिन दान हमारी कुल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ एक प्रावधान है, जिन संगठनों को हम दान देते हैं उनके लिए 80G पंजीकरण अनिवार्य है, तभी अधिसूचना संस्थानों की सूची की जगह मिलेगी। अपवादों की अनुमति है। वहीं ये 6 छूट नई कर प्रणाली चुनने वाले पर लागू नहीं है। भले ही पुराना तरीका चुना जाए, 2000 रुपए से ज्यादा का नगद दान इस दायरे में शामिल नहीं होगा। कपड़े, सामान, भोजन, किताबें के रूप में दान भी 80G के तहत अयोग्य है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि माल और सेवा कर दानकर्ता का नाम प्रदर्शित करने या दान या उपहार प्राप्त करने वाले दान के परिसर में नेम प्लेट लगाने जैसी सेवाओं पे लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत दाताओं से CBI द्वारा जारी एक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि वो व्यक्तिगत दानकर्ता धार्मिक संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रम आदि जैसे संगठनों को दान या उपहार के रूप में वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उनके परिसर में एक नेम प्लेट या इसी तरह की पावती लगाए हैं। जब दाता का नाम पर्याप्तकर्ता संगठन के परिसर में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दाता के परोपकार के कार्य के प्रति कृतज्ञता और सार्वजनिक मान्यता की अभिव्यक्ति माना जाता है, न कि दाता को बढ़ावा देना। यदि ये उसके व्यवसाय का विज्ञापन या प्रचार है तो प्रतिफल को सेवा के आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है। दान या उपहार प्राप्तकर्ता कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए ऐसे विचार पर कोई GST देनदारी नहीं है। CBIC ने मामलों के कुछ उदाहरण उद्धृत किए हैं। श्री राजेश की ओर से अभिवादन। श्री राजेश द्वारा एक धर्मार्थ योग संगठन को दान किए गए डिजिटल ब्लैक बोर्ड के नीचे मुद्रित किया गया था। वहीं शारमिति द्वारा दान किया गया। ऐसे में दान के बने मंदिर परिसर में किसी भी हिस्से या कमरे के दरवाजे या फर्श पर मालती देवी अपने पिता की स्मृति में लिखा हुआ है। वहीं CBIC ने यह स्पष्ट किया कि इनमें से प्रत्येक मामले में दाता की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का कोई उल्लेख या संकेत नहीं है जिसे अन्यथा प्रचारित किया जाए। जहां उपहार या दान की 3 शर्तें पूरी होती है, वहां उपहार या दान किसी चैरिटी के लिए किया जाता है। भुगतान उपहार या दान की प्रकृति में होता है और उद्देश्य धर्मार्थ होता है और इसका परिणाम व्यावसायिक लाभ नहीं होता है और इसे नहीं घोषणा और GST पर भय नहीं है। पिछले 21 सालों में मिरेकल फाउंडेशन ने भारत में 300 से अधिक अनाथालयों में 15,000 से अधिक अनाथ और कमजोर बच्चों के जीवन सुधार किया है। इसे पूरा करने के लिए हमने 5 कल्याण डोमेन और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारियों के आधार पर अपनी क्रांतिकारी थ्राइव स्केल और पद्धति विकसित की है। ये उपकरण हमें स्वास्थ्य और कल्याण कारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम और डेटा एक तंत्र करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है ताकि प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिल सके। वहीं वर्षों के ज़मीनी अनुभव और सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद हम अपनी विशेषज्ञता को अनाथालयों से परिवारों में स्थानांतरित कर रहे हैं और जब भी संभव होता है तो बच्चों को घर लाने के लिए वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अनाथालय देखभाल के विकल्पों पर सामाजिक कार्यबल को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वही स्थानीय स्तर पे बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करने के लिए सामुदायिक तक पहुंच रहे हैं। वहीं युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बच्चों को
रखने के लिए कमजोर परिवारों के शीघ्र पहचान कर रहे हैं। हम अपनी तकनीकी और माप कौशल को अमेरिकी पालन पोषण देखभाल प्रणाली में भी लागू कर रहे हैं। परिवार को उपयोग में आसान ऐप माध्यम से आवश्यक सेवाओं से जोड़ रहे हैं और पालक परिवारों के सामने आने वाली जटिल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। मेडिकल फाउंडेशन बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ऑस्टिन टेक्सास में और कार्यालय न्यूयॉर्क शहर में और नई दिल्ली में है। हम सहयोग में विश्वास करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम किसी भी एक संगठन से बड़ा है। हम गैर लाभकारी और संगठनों के एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जो हमारे जीवन काल में अनाथालयों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए विश्वव्यापी आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष शेरी सतीश रेड्डी के नेतृत्व में 1000 महिलाओं और 200 लोगों के बीच साड़ियों का वितरण किया गया। केपीएचबी की स्थापना रोड नंबर 4 मंदिर बस स्टॉप पर की गई है। कुकटपल्ली से चुनाव लड़ रहे विधायक बंडी रमेश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उनके द्वारा साड़ी वितरण और भोजन दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का जन्मदिन पूरे तेलंगाना में उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का शासन आ गया है और जनता का शासन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि वे प्रगति भवन की बाड़ तोड़कर प्रजा दरबार लगा रहे हैं। सिकंदराबाद कांग्रेस पार्टी के विधायक आदम संतोष ने कहा कि सोनिया गांधी वह देवी है जिन्होंने तेलंगाना दिया। तारकनाका मंडल में अमरनाथ गौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का जन्मदिन भव्य रूप से मनाया गया। केक काटा और सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कल्याण के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। खुलासा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक शासन के लक्ष्य के साथ चुनाव के दौरान जो 6 गारंटी दी है उनमें से 2 गारंटी सरकार ने 2 दिन के अंदर ही लागू कर दी है। इंदिरा अम्मा ने उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने राज्य की स्थापना के लिए कांग्रेस पार्टी को ताज पहनाया। श्रीलिंगमपल्ली कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जगदीश्वर गौड़ ने कहा कि यह दिव्य दिन है कि 60 साल की आकांक्षा पूरी हुई। तेलंगाना राज्य की जननी सोनिया गांधी का जन्मदिन है। जगदीश्वर गौड़ ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विवेकानंद नगर मंडल के रिक्शा चालक कॉलोनी के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पार्षद बाशीपाका नागमणि यादगिरी के नेतृत्व में सोनिया के जन्मदिन के लिए एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। बाद में श्रीलिंगमपल्ली कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जगदीश्वर गौड़ ने महिलाओं को साड़ियां वितरित की और केक काटा और समारोह में भाग लिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोटी मुक्कल वेंकटेश्वर, पूर्व नगर सेवक भानु प्रसाद, महेश गौड़ और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बीजेपी के तेलंगाना विधायकों ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा की बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी के साथ एक अहम बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की गई। बीजेपी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर चुने जाने पर आपत्ति जताई है। गोशामहल विधायक राजा सिंह ने घोषणा की कि अगर ओवैसी प्रोटेम स्पीकर होंगे तो वह शपथ नहीं लेंगे। बताया गया है कि बीजेपी विधायकों ने यह फैसला तब लिया जब सीएम रेवंत रेड्डी ने एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर चुना और उन्हें पद की शपथ भी दिलाई। इससे पहले पार्टी के 8 विधायकों ने किशन रेड्डी से मुलाकात की। इसके बाद सभी लोग 4 मीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए और विशेष पूजा की। बाद में वे सभी पार्टी कार्यालय में एकत्र हुए। ऐसा लगता है कि उनके बीच विधानसभा की बैठकों का शपथ ग्रहण और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर ओबीसी के चयन के मुद्दे पर चर्चा हुई। उन्होंने बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता के चुनाव पर भी चर्चा की। पार्टी सूत्रों ने कहा कि बीजेपी फ्लोर लीडर की दौड़ में राजा सिंह, एलएटी महेश्वर रेड्डी और वेंकटरमन रेड्डी के नामों पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी नेता इटेला राजेंद्र ने भरोसा जताया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की सभी सीटें जीतेंगी। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें और मतदान प्रतिशत में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि बीजेपी ने 5 राज्यों में चुनाव जीत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि वे संसदीय चुनाव में तेलंगाना की सभी सीटें जीतेंगे और आने वाले दिनों में तेलंगाना में सरकार बनाएंगे। वकीलों की सुरक्षा के लिए इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के तत्वाधान में मुक्ति आंदोलन में वकीलों की भूमिका पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश संगठन सचिव मल्लेला भास्कर ने बताया कि 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन फाइल आर्ट्स यूनिवर्सिटी मासाब टैंक JNTU में होगा।
उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए बीसी ओबीसी जाति जनगणना की जानी चाहिए कि जाति उन्मूलन के लिए कई कानून लाए जाने के बाद भी लोगों में कोई बदलाव नहीं आया है। भारतीय न्यायपालिका ने सामाजिक न्याय के लिए व्यापक कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता के सिद्धांतों पर आधारित कल्याणकारी अर्थव्यवस्था वाले समाज के निर्माण के लिए हमें लोकतांत्रिक प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी मुख्य अतिथि थे और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी ईश्वरैया विशेष अतिथि थे। प्रदेश अध्यक्ष पोन्नम देवराज गौड़, महासचिव एजी सैमसंग और अन्य ने भाग लिया। ज्ञात हो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कल प्रजा भवन में जनता दरबार लगाया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री को अपनी याचिकाएं सौंपी। हालांकि मुख्यमंत्री सरकारी कार्यक्रमों के कारण प्रजा भवन से जल्दी निकल गए। उधर अब वह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंत्री केटिया ने बताया कि उनके कार्यकाल में प्रजा दरबार क्यों नहीं लगा। पल्ला राजेश्वर रेड्डी, कडियम श्रीहरि और पाड़ी कौशिक रेड्डी ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वे क्रमश जनगाम, स्टेशन घनपुर और हुजूराबाद से विधायक चुने गए। नियमों के मुताबिक किसी भी सदस्यता से 15 दिन के भीतर इस्तीफा देना होगा। चुनाव आयोग 6 महीने के भीतर रिक्त पद के लिए चुनाव कराएगा। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंदर रेड्डी के साथ एमएलसी के रूप में इस्तीफा का पत्र सौंपा। उनके इस्तीफे परिषद के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिए। विधान परिषद चुनाव 2021 में एमएलए कोटा के लिए एमएलसी उम्मीदवार के रूप में कडियम श्रीहरि और पाड़ी कौशिक रेड्डी को अंतिम रूप दिया गया है। इनका कार्यकाल नवंबर 2027 तक है। 2015 में डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने तेरास की ओर से नलगोंडा, वरंगल, खम्मम और वरंगल निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की और 2021 में उन्होंने उसी निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार विधान परिषद के सदस्य के रूप में जीत हासिल की। एमएलसी के रूप में राजेश्वर रेड्डी का कार्यकाल 2027 तक है। सीपीआई के राज्य सचिव कोत्तागुडेम विधायक कुनमनेनी सांबशिवराव ने कहा कि राज्य के लोगों ने कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन का स्वागत किया है। कुनमनेनी ने शनिवार को विधानसभा बैठकों के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वे राज्य के विकास को देखते हुए गठबंधन में गए थे। उन्होंने कहा सभी लोग चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी का कम से कम एक व्यक्ति विधानसभा में हो, इसलिए वह बहुमत से जीते। उनका मानना है कि सभी गरीब लोगों की आवाज़ को सुनना और विधानसभा में वह बात रखना उनकी जिम्मेदारी है। इससे पता चला है कि वे लड़ाई में हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल से घुटन झेल रहे लोग अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार से सुनिश्चित करने को कहा कि पिछली सरकारों द्वारा की गई गलतियां दोबारा न हो। उन्होंने सरकार से तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करने की कामना की। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए बीआरएस नेताओं ने कई मंदिरों में प्रार्थना की। चोपादंडी के पूर्व विधायक सुंके रविशंकर और बीआरएस माल्या मंडल रैंकों ने भाग लिया और जगत्याल जिले के कोड़ा घंटू में आंजना स्वामी मंदिर में पूजा की। जिला परिषद अध्यक्ष दावा वसंत सुरेश के नेतृत्व में जगत्याल शहरी, ग्रामीण और शहरी बीआरएस के नेताओं ने केसीआर के पूर्ण स्वास्थ्य की कामना करते हुए अंबारीपेट गांव में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में विशेष पूजा की। जेडीपी अध्यक्ष दावा वसंत सुरेश ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से तेलंगाना राज्य के साधकों और स्वर्णिमंत तेलंगाना के सपने देखने वाले केसीआर के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हालांकि कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह तेलंगाना के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए विपक्ष के नेता के रूप में कई सेवाएं प्रदान करे। कार्यक्रम में जेडपीटीसी महेश, शहरी एमपीपी मुलसापू लक्ष्मी, नगर पालिका अध्यक्ष गोली श्रीनिवास, सरपंच, एमपीटीसी सिंगल विंडो अध्यक्ष और अन्य ने भाग लिया।